अब पॉलीमर अर्थात बहुलक। तो बहुलक जो है वो मोनोमर से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। बहुलक जो है वो रबड़ होता है, प्लास्टिक से होता है और उन सभी के गुणधर्म अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ गुणधर्म मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो गुणधर्म आप लोग किसी भी पॉलीमर के लिए लिख सकते हो, वो सही हो जाता है। तो कुछ गुणधर्म हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिक्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक या एकलक, ठीक है ना। तो बहुलक जो है वो मोनोमर में से प्राप्त होता है। मोनोमर मतलब कि एकलक, ठीक है ना। तो मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण प्रक्रिया। तो जो हम लोग बहुलक बनाते हैं मोनोमर में से, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। अगर आज हम लोग मनुष्य का जीवन देखें तो बहुलक के बिना जो है वो मुश्किल हो सकता है। मानो कि आप लोगों के पास प्लास्टिक ना हो और चश्मे पहनने हो तो क्या होगा, तो आप लोगों को मेटल के चश्मे पहनने पड़ सकते हैं। तो वो वज़न में जो है वो भारी होते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा कि जो पेन है, आप लोग जो पेन लिखते हो वो प्लास्टिक से बनी हुई है, तो आप लोगों को प्लास्टिक की ना इस्तेमाल करके किसी और की, भाई लकड़े की या तो मेटल की इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुलक के बिना जो है हम लोग, हमारा जीवन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है यहाँ पर, पॉलीमर का उपयोग हम लोग जो है वो प्लास्टिक की बाल्टी बनाने के लिए, कप, ठीक है, दूसरा खिलौने बनाने के लिए, पैकिंग की थैलियाँ, फिर संश्लेषित कपड़े। संश्लेषित कपड़े मतलब जो उसमें कॉटन के साथ पॉलीमर मिक्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ आएंगी, अभी आगे आएगा। फिर ऑटोमोबाइल के लिए हम लोग टायर रबड़ के जो होते हैं वह, गियर सिस्टम में अभी ज़्यादातर जो है वो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। और सील मतलब कोई भी दो चीज़ों को सील करने के लिए, उसके बीच की में से हवा पसार ना हो, ऑयल लीकेज ना हो, उसको सील करने के लिए हम लोग रबड़ या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है विद्युत या वीज रोधक, मतलब कि इंसुलेटर। आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में जो भी वायर हैं वो वायर कॉपर के बने हैं, लेकिन कॉपर जो है वो ओपन नहीं है, उसके ऊपर एक रबड़ या प्लास्टिक की परत जमी हुई है, जो विद्युत का क्या करते हैं, अवरोधक होते हैं। वो विद्युत को वहन कर सकते नहीं हैं, अर्थात एक वायर को दूसरे वायर से मिक्स होने से वो बचाते हैं। वायर मिक्स हो जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और मशीन के कई सारे पार्ट्स जो है, और औद्योगिक क्षेत्र में ये प्लास्टिक जो है वो बहुत जो है इस्तेमाल किया गया है। पॉलीमर के जो हैं वो 4 मुख्य उद्योग हैं। प्लास्टिक, इलास्टोमर। प्लास्टिक बोले तो हम लोगों को पता है प्लास्टिक क्या है। इलास्टोमर क्या होता है, इलास्टिक, ठीक है ना। उसको खींचने पर और फिर दाब छोड़ देने पर, दिया गया बल छोड़ देने पर वो अपने आप जो है वो मूल अवस्था में आ जाते हैं। फिर रेसे, हाँ, जो मैं कपड़े की बात कर रहा था वो रेसों में आएगा, ठीक है ना। टेरिलीन, नायलॉन, ठीक है ना, वो सब रेसों में आता है। दूसरा है रंग, हाँ, रंग जो पेंट है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पॉलीमर से ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पॉलीमर के द्वारा ही बनाया जाता है, पॉलीमर से ही उसको समझते हैं। पॉलीमर जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। तो चैप्टर नंबर 15, पॉलीमर या तो बहुलक। पॉलीमर या बहुलक जो है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो पॉली और दूसरा मर। तो पॉली प्लस मर, पॉली मतलब अनगिनत, अनेक, जिसकी कोई गिनती नहीं, और मर मतलब हिस्सा, ठीक है ना। तो अनेक हिस्से जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं
और फिर वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। बे यार सालो सोचिए यार, पॉलीमर जो है वो अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, तो उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों को उनको समझना है तो उनको छोटे छोटे हिस्से में उनको बांटना पड़ेगा, उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दूसरा कि भाई उनके गुणधर्म क्या हैं, वो कैसे रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, तो उनके लिए सबका अलग अलग वर्गीकरण करना पड़ेगा। जो चीज़ ज़्यादा संख्या में होती है उसको समझने के लिए हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण से जो है वो उनको समझते हैं। चलो हम लोग पॉलीमर का वर्गीकरण अलग अलग तरीक़ों से समझेंगे। देखो, जब हम लोग पॉलीमर का वर्गीकरण करेंगे तो पॉलीमर को इस वर्गीकरण के दौरान ही उसको गहराई से समझेंगे, और जब वर्गीकरण करते हुए हम लोग इसको समझते हुए जाएंगे तो हम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई आगे जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो समझ लो कि ये जो पॉलीमर का पूरा चैप्टर है वो उसके वर्गीकरण पर निर्भर है। जिसको पॉलीमर का वर्गीकरण आया उसको पूरा चैप्टर आया, और वैसे ही जो पॉलीमर का वर्गीकरण है वो बहुत सरल होता है, क्योंकि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है ना, हर चीज़ समझनी है, और ये हर चीज़ जो है वो छोटी छोटी होती है। चलो पहले हम लोग उसको किस तरह से वर्गीकरण करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमर का वर्गीकरण। लेकिन पॉलीमर का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले हम लोग स्रोत के आधार पर देखते हैं। तो पॉलीमर का वर्गीकरण पहले स्रोत के आधार पर कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए भी सब डिवीज़न है। पहला है कुदरती पॉलीमर। ठीक है, ये जो पॉलीमर हैं वो संपूर्ण रूप से प्रकृति में प्राप्त होते हैं। ये जो पॉलीमर हैं वो संपूर्ण रूप से प्रकृति में से प्राप्त होंगे, इसीलिए ये पॉलीमर को हम लोग कुदरती पॉलीमर कहेंगे। अर्थात ये कहाँ से मिलेंगे, तो ये पॉलीमर जो है वह वनस्पति और प्राणियों में से प्राप्त होते हैं। तो इनके उदाहरण कौन से हैं, तो जो हम लोगों को वनस्पति और प्राणी में से प्राप्त होता है, तो पहला तो है भाई प्रोटीन। प्रोटीन ये एक पॉलीमर है। सेल्यूलोज, आप लोगों को पता होगा सेल्यूलोज के रेशे कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना, तो वनस्पति जो होती है ना, हरी सब्जियां, ठीक है, उनमें से हम लोगों को वो रेशे जो मिलते हैं वो सेल्यूलोज होते हैं। फिर है स्टार्च, ठीक है, और कहीं रेजिन और रबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को कुदरत में से प्राप्त होती है। ये सारे जो है कुदरती पॉलीमर हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित पॉलीमर अर्थात क्या, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कुदरत में से कुछ पॉलीमर प्राप्त करते हैं, उन पॉलीमरों के गुणधर्म हम लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए उनके थोड़े से गुणधर्म क्या हो जाते हैं, वह
बदल जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या मैकेनिकल प्रक्रियाओं द्वारा उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुदरती पॉलीमर लेंगे, फिर उनके अंदर कुछ प्रक्रियाओं से उनके गुणधर्मों में परिवर्तन लाएंगे, और इस तरह से जो पॉलीमर मिलेंगे वो कुदरती पॉलीमर से अलग प्रकार के गुणधर्म वाले पॉलीमर होंगे, और उसको कहेंगे हम लोग अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। अर्थात कुदरत में से प्राप्त पॉलीमर का रासायनिक प्रक्रियाओं से या तो कुछ सैद्धांतिक या प्रायोगिक रूप से परिवर्तन करके, उनके गुणधर्मों में परिवर्तन करके जो पॉलीमर बनाते हैं वो अर्ध संश्लेषित पॉलीमर होते हैं। तो उनके उदाहरण कौन से हैं? तो उनके उदाहरण हैं सेल्यूलोज एसीटेट। तो ये जो सेल्यूलोज है वो कुदरत में से प्राप्त है, परंतु हम लोग उसमें कुछ प्रक्रियाएं करके उसमें एसीटेट मिश्र कर देते हैं। और सेल्यूलोज एसीटेट का दूसरा नाम है रेयॉन। आप लोगों को पता होगा, रेयॉन रेशा होता है, डोरी, ठीक है ना, डोर होती है। एक और डोर होती है हमारे पास, सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है, ये सारे उदाहरण। तीसरा है संश्लेषित। तो संश्लेषित पॉलीमर जो है वो संपूर्ण रूप से मानव निर्मित है। हम लोग इसमें कुदरती पॉलीमर का इस्तेमाल करते नहीं हैं। ये संपूर्ण रूप से जो है वो मानव निर्मित होते हैं। क्या हुआ? तो ये संश्लेषित पॉलीमर संपूर्ण रूप से मानव निर्मित है, मतलब कि जो मोनोमर होगा वो भी मानव निर्मित होगा, और जो पॉलीमर बनाया जाएगा वो भी मानव निर्मित ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उद्योगों में ये हम लोग पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो इनके उदाहरण कौन से हैं? तो उनके उदाहरण हैं, पहले तो प्लास्टिक, अंदर प्लास्टिक, पॉलीथीन, फिर संश्लेषित रेशों में एक उदाहरण लिया गया है नायलॉन 66, फिर रबर, संश्लेषित रबर है हमारे पास, बुनायन, वगैरह वगैरह। ये सारे जो है वो मानव निर्मित हैं। हम लोग कुदरत में से कोई भी प्रकार का पॉलीमर इसमें इस्तेमाल करते नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलीमर को स्रोत के आधार पर कि वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, उनको किस में से बनाया गया है, उसके मुताबिक उनका वर्गीकरण किया गया। पहला तो जो है वो कुदरती पॉलीमर। तो ये सारे पॉलीमर होंगे जो कुदरत में से प्राप्त होंगे, अर्थात वनस्पतियों से, प्राणियों से, जगहों से, कहीं ना कहीं से। दूसरा है अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। कुदरती पॉलीमर होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ रिएक्शन करके या तो उनके मेथड इस्तेमाल करके, कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग उसके गुणधर्म बदल देंगे, तो वो हो जाएंगे अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। और ये क्या है, संश्लेषित पॉलीमर, मतलब कि ये संपूर्ण रूप से मानव निर्मित है। हम लोग इसमें कुदरती पॉलीमर का कोई भी अंश इस्तेमाल करेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण हुआ जो स्रोत के आधार पर था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन प्रक्रियाओं के आधार पर। देखो, पॉलीमराइजेशन प्रक्रियाओं के आधार पर जो ये वर्गीकरण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आता है। चलो, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के आधार पर कि पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया हम लोग कैसे करते हैं। चलो, उसमें कुछ प्रकार की उसमें कुछ और भी अलग अलग प्रकार के हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं योगशील पॉलीमराइजेशन क्रियाविधि।
या योगशील पॉलीमराइजेशन। चलो उसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, योगशील पॉलीमराइजेशन। इस योगशील पॉलीमराइजेशन में हम लोग जो भी मोनोमर लेंगे वो मोनोमर एक दूसरे के साथ असंख्य बार जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये मोनोमर जो है वो एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी मोनोमर होते हैं। ठीक है ना। तो योगशील पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एक अथवा भिन्न प्रकार के मोनोमर से पॉलीमर बनाते हैं। या तो वो एक ही प्रकार का होगा या तो वो भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। परंतु यहाँ पर योगशील क्यों कहा गया? योगशील इसलिए कहा गया है कि इसमें सिर्फ मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कोई भी परमाणु या अणु इसमें दूर होगा नहीं। अर्थात से सिर्फ क्या होगा, योग होगा। मोनोमर के अणु आएंगे, एक दूसरे के साथ असंख्य बार जुड़ेंगे, बस ये हो गया योग। अर्थात हो गया ये योगशील पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। इसमें कोई भी प्रकार का परमाणु या अणु दूर होता नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि इसमें कौन से अणु आएंगे, कौन से मोनोमर होंगे। तो ये हो सकते हैं आल्कीन। आल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। आल्कीन डबल बॉन्ड, आल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, आल्केडाइन अर्थात डबल बॉन्ड एक से अधिक बार। ठीक है ना, डबल बॉन्ड 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। ठीक है ना। तो आल्कडाइन तो डबल बॉन्ड एक से अधिक बार। तो ये क्या है, आल्कीन और आल्कडाइन, ये मोनोमर हैं। क्या करेंगे मोनोमर, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। क्या उसमें कोई अणु दूर हुआ या परमाणु दूर हुआ? नहीं। तो ये पॉलीमराइजेशन कौन से प्रकार का हुआ, योगशील प्रकार का हुआ। बोलो ठीक है। इसकी देखो पूरी एक क्रियाविधि है, तब योगशील पॉलीमर को हम लोग आगे बढ़ते। हम लोग एक काम कर देते हैं, इसको कैपिटल ए कर दे, इसको कैपिटल बी कर दे। ठीक है। तो योगशील पॉलीमराइजेशन 1 में चलो अब योगशील पॉलीमराइजेशन में योगशील पॉलीमर के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, इसको कहा जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कुछ महत्वपूर्ण योगशील पॉलीमर। तो हम लोगों ने योगशील पॉलीमर अभी पढ़ा। ठीक है। क्या हो रहा है, उसमें अनेक मोनोमर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। और पॉलीमर बना रहे हैं। ना इसमें कोई परमाणु दूर होता है, ना कोई इसमें परमाणु जो है वो जुड़ता है। ठीक है। चलो तो हम लोग महत्वपूर्ण योगशील पॉलीमर में सबसे पहला है हमारे पास पॉलीथीन। चलो
पॉलीथीन, पॉलीथीन तो आपको पता है ना, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है वो पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन रेखीय अथवा आंशिक शाखीय लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। तो पॉलीथीन कैसे हैं? रेखीय है, अथवा क्या हो सकते हैं? आंशिक शाखीय, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह क्या हो सकते हैं? शाखा वाले, शाखीय। लंबी श्रृंखला वाले, ये अणु होते हैं। ठीक है। पॉलीथीन को गरम करने पर नरम हो जाते हैं। ठीक है। और ठंडा करने पर फिर से वह कठोर हो जाते हैं। ठीक है। तो जो ऐसे पॉलीमर हैं जिनको गर्म करने पर नरम हो जाएं और ठंडा करने पर कठोर हो जाएं, देखो वो मूल आकार में वापस आएंगे, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मूल आकार में वापस आएंगे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कठोर हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं। जैसे ये भी ये पेन है,